हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल भी इतिहास का ही एक छोटा सा पाठ हो जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो देखो, अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास यदि आपसे कोई पूछ दे कि किसे कहते हैं, तो अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। एक छोटा सा परिभाषा ऐड कर रखा है मैंने, क्योंकि हमें तो इसमें पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल के बारे में। हमें तो किसी कोई इसमें इतिहास का बड़ा परिभाषा देखना नहीं है। मैंने एक छोटा सा परिभाषा ऐड किया है आपको कि यहाँ से आप कनेक्ट कर पाओ। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहते हैं। यह आपको याद रखना है। मानव जाति की पालना अफ्रीका महादेश में हुआ था। मानव जाति यानी कि सबसे पहला मानव जो आया, ऐसा माना जाता है कि मानव सबसे पहले कहाँ आए थे, तो अफ्रीका महादेश में आए थे। अफ्रीका महादेश। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। अब देखो, जो सभ्य पूर्ण मानव आए थे, जो कि बोलना सीख लिए थे, कपड़े पहनना सीख लिए थे, आपस में बातचीत करना सीख लिए थे, खाना, ये सब खाना बनाना सीख लिए थे, खाना खाना सीख लिए थे, इनसे ये सभ्यता का पालना किस दे महादेश को कहते हैं, तो एशिया महादेश को। सभ्यता पूर्ण मानव एशिया महादेश में आए थे। अब अगला पॉइंट है कि जॉन ब्रूस नामक एक इतिहासकार है। जॉन ब्रूस ने लिखावट के आधार पर इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया है। इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया है, तो 3 खंडों में। किसने, तो जॉन ब्रूस ने। किस आधार पर किया है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो लिखावट के आधार पर किया है। लिखावट के आधार पर 3 पॉइंट में विभाजित किया है। तो इन सभी को देखते हैं, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं, जॉन ब्रूस ने इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया, 3 खंडों में। जॉन ब्रूस ने इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया। कौन कौन सा विभाजित किए, तो प्रागैतिहासिक काल। जॉन ब्रूस ने ऐसा कहा कि प्रागैतिहासिक काल के मानव पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि उनका कुछ भी अभी तक लिखावट के साक्ष्य नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल में लिखावट के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लिखावट के कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है प्रागैतिहासिक काल में। और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखावट के साक्ष्य मिले हैं। लिखावट के साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक काल में मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखावट के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़ा नहीं जा सका है आद्य ऐतिहासिक काल के लिखावट के साक्ष्य। लेकिन ऐतिहासिक काल को उन्होंने उस पार्ट में रखा कि ऐतिहासिक काल में लिखावट के साक्ष्य भी मिले हैं और इसे पढ़ा जा सका है। पढ़ा जा सका है ऐतिहासिक काल के लिखावट को। तो इस प्रकार से जॉन ब्रूस ने 3 पार्ट में विभाजित किया कि प्रागैतिहासिक काल में लिखावट के साक्ष्य नहीं मिले हैं, और आद्य ऐतिहासिक काल में लिखावट के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक काल में लिखावट के साक्ष्य भी मिल गए हैं और इसे पढ़ा भी जा सका है। तो अब देखो, प्रागैतिहासिक काल में 4 पार्ट हो जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल में 4 पार्ट हो जाते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के कितने पार्ट, 4 पार्ट। और आद्य ऐतिहासिक काल के कितने पार्ट, तो 1 पार्ट। सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर उसी का एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक काल में कितने पार्ट आ जाते हैं, तो 3 पार्ट: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये इतना आपको याद हो गया। अब देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इन तीनों को मिलाकर एक अलग से पाठ तैयार किया जाता है, जिसका नाम हो जाता है पाषाण काल। पाषाण काल, इन तीनों को कहा दिया जाता है कि पाषाण काल के अंतर्गत दिए जाते हैं, क्योंकि पाषाण काल में किसी भी धातु का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि इसमें अभी तक किसी धातु का प्रयोग खोज ही नहीं हुआ था। अब तक किसी धातु का खोज हुआ ही नहीं था। किस काल में, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। लेकिन ताम्र पाषाण काल जैसे ही आता है, प्रागैतिहासिक काल का चौथा भाग ताम्र पाषाण काल, तो इसमें खोज हो जाता है तांबे का। किसका खोज हो जाता है, तांबे का। तो इसका एक अलग पाठ हो जाता है ताम्र पाषाण काल, और इन तीनों का एक अलग से नाम दिया जाता है पाषाण काल। तो चलो समझते हैं एक करके। आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को आने वाली वीडियोज में हम कवर कर लेंगे। अभी तो प्रागैतिहासिक काल को ही हम कवर करते हैं। प्रागैतिहासिक काल को इस वीडियो में हम पूरा खत्म कर देंगे। आने वाली वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल को खत्म करेंगे और बाकी कई हिस्ट्री ऐतिहासिक काल में कवर कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल का कालखंड कहाँ से कहाँ तक हो जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल का कालखंड है 20 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। प्रागैतिहासिक काल कब से कब तक चला, कोई पूछ देगा तो आप क्या बोलेंगे कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक काल चला था।
प्रागैतिहासिक काल का अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड को रखते हैं जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। अभी अभी आपको मैंने बताया ही है। इस कालखंड की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इस कालखंड की जानकारी पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है सर, हमने तो अभी अभी इतिहास को पढ़ना प्रारंभ किया है और आप एक फैक्ट दे रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्य। इसे हम लोग कैसे जानेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, तो चलो बताते हैं। तो देखो, जब इतिहासकार जमीन को खोदते हैं, जमीन किस लिए, तो इतिहास का पता लगाने के लिए। अब इतिहास 20 लाख ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व इन के बीच के इतिहास को लिखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो अब तक तो ज़मीन के ऊपर होगी नहीं, वो चली जाएगी ज़मीन के अंदर, ज़मीन में दब जाएगी। तो उस इतिहास को जानने के लिए हमें ज़मीन की खुदाई करनी पड़ेगी, और ज़मीन की खुदाई के दौरान वो सारी वस्तुएं जो हमें इतिहास की जानकारी देती है, ज़मीन की खुदाई के दौरान ज़मीन से मिली हुई सारी वस्तुएं जो हमें इतिहास की जानकारी देती है, उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। तो अब आप बोलोगे सर ज़मीन की खुदाई के दौरान पेट्रोलियम भी तो मिल जाता है, तो क्या वो पुरातत्व है एक? तो मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम हमें किसी भी प्रकार के इतिहास की जानकारी नहीं देता है। मैंने अभी अभी आपसे बताया कि पुरातात्विक साक्ष्य हम उसे कहेंगे जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी दे। ज़मीन की खुदाई के दौरान मिली हुई सारी वस्तुएं जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी दे, उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य कहेंगे। पेट्रोलियम हमें ज़मीन की खुदाई के दौरान प्राप्त होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो हमें इतिहास की जानकारी नहीं देता है, तो उसे हम पुरातात्विक साक्ष्य क्यों कहेंगे? पुरातात्विक साक्ष्य अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं प्रागैतिहासिक काल का एक पाठ होता है पाषाण काल। पाषाण काल के अंतर्गत हम तीन भाग को रखते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पाषाण काल को समझते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में, आपको ये डेट याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। कब? तो 1863 में। नाउ नेक्स्ट, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है। उसके बाद हम बढ़ चलेंगे, एक और पाषाण काल का भाग होता है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल, उसके बाद हमारा तो ये पाषाण काल खत्म ही हो जाता है, प्रागैतिहासिक काल खत्म ही हो जाता है। ताम्र पाषाण काल पढ़े, उसके बाद तो प्रागैतिहासिक खत्म। तो चलो देखते हैं, देखते हैं पूरा पाषाण काल को। तो पूरा पाषाण काल का कालखंड कब से कब तक होता है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक चलता है पूरा पाषाण काल। तो समझते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूरा पाषाण काल का इतिहास का सबसे प्रारंभिक, पूरा पाषाण काल इतिहास का प्रारंभिक समय है। इतिहास का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो पूरा पाषाण काल से इतिहास का प्रारंभ होता है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाएगा, तो आदि मानव कहा जाता है। इस समय की मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। देखो, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपसे पूछ लिया जाएगा कि आग की खोज किस काल में हुई थी, तो आपको टिक आउट करना है पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। इस समय मानव ने चित्रकारी करना भी प्रारंभ किया था। आग की खोज हुई पूरा पाषाण काल में, और चित्रकारी करना कब प्रारंभ किए, तो पूरा पाषाण काल में ही। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखना है कि आग की खोज और चित्रकारी करना मानव ने पूरा पाषाण काल में ही प्रारंभ कर दिया था। चित्रकारी करना पूरा पाषाण काल में प्रारंभ किया। पूरा पाषाण काल कहाँ कब से कब तक चलता है, तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। अब देखो, चित्रकारी का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिलता है, चित्रकारी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो भीमबेटका की एक गुफा है। भीमबेटका कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। तो भीमबेटका में एक गुफा है जो कि पूरा पाषाण काल के चित्र, भीमबेटका की गुफा पे पूरा पाषाण काल के चित्र बने हुए हैं, वहीं देखने को मिलते हैं हमें पूरा पाषाणकालीन चित्र भीमबेटका की गुफाओं पर। तो आपको ये याद रखना है कि पूरा पाषाण काल में चित्रकारी करना प्रारंभ हुआ था। चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ये सारे आपको ऐसे कनेक्ट करके चलना है हिस्ट्री को। अब आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कहाँ कब से कब तक चलता है, तो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। 12,000 पे हमारा पूरा पाषाण काल खत्म हो जाता है, और वहाँ से स्टार्ट होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कब से कब तक चला, तो 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। समझते हैं।
इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो करसाइल ने। करसाइल ने दिया था इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया? करसाइल ने। कब? तो 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में करसाइल ने पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी दिया। मध्य पाषाण काल को क्या, मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दिया करसाइल ने। मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल का एक और नाम है माइक्रोलिथ काल। आपको ऐसे याद रखना है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। इस समय के मानव ने सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि कार्यक्रम, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है, उसका प्रारंभ कर दिया था। अंतिम संस्कार कहाँ कब से प्रारंभ होता है? तो मध्य पाषाण काल से प्रारंभ होता है। आपको ये याद रखना है। और मध्य पाषाण काल का एक और नाम क्या है? तो माइक्रोलिथ नाम है। और सर्वप्रथम इसकी जानकारी किसने दिया था? तो करसाइल ने दिया था। कब? तो 1867 ईस्वी में। आपको इतना पॉइंट याद रखना है। तो पूरा पाषाण काल खत्म हो गया, नौ मध्य पाषाण काल भी खत्म हो गया। अब चलते हैं नौ पाषाण काल के बारे में देख लेते हैं। नौ पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण को देखेंगे, उसके बाद हमारा प्रागैतिहासिक काल खत्म हो जाएगा। तो प्रागैतिहासिक काल में इतना ही पॉइंट था। तो चलो देखते हैं नौ पाषाण काल के बारे में। तो देखते हैं नौ पाषाण काल के बारे में। नौ पाषाण काल के बारे में देखते हैं। नौ पाषाण काल के सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो सर्जन लुबाक ने। सर्जन लुबाक ने नौ पाषाण काल की जानकारी दिया था। कब? तो 1865 ने 1865 में नौ पाषाण काल की जानकारी किसने दिया था? 1865 में सर्जन लुबाक ने। इसका कालखंड कब से कब तक माना जाता है? तो नौ पाषाण काल का कालखंड माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है नौ पाषाण काल का कालखंड है। इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया था। इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया था। अस्थाई आवास यानी कि देखो, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव इधर उधर भटकते रहते थे, उसका कोई अपना घर नहीं था। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के मानव का कोई अपना घर नहीं था। कभी यहाँ सो लिए, एक रात यहाँ पे बिता लेते थे, एक रात यहाँ पे, 10 दिन वहाँ चले गए, इधर उधर घूमते भटकते रहते थे। लेकिन जैसे ही आया नौ पाषाण काल, तो नौ पाषाण काल के शुरुआत में ही मानव ने अपना अस्थाई आवास बना लिया था। नौ पाषाण काल के शुरुआत में ही मानव ने अपना अस्थाई आवास बना लिया था। और साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। अस्थाई आवास बना लिया तथा कृषि और पशुपालन का भी प्रारंभ कर दिया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव ने कृषि का प्रारंभ किस काल में किया? तो नौ पाषाण काल में किया। या फिर कृषि को बदलकर पशुपालन भी कर सकता है कि पशुपालन का प्रारंभ मानव ने किस काल में किया? तो नौ पाषाण काल में किया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नौ पाषाण काल का कालखंड बताइए। तो आपको ये बताना है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। नौ पाषाण काल की खोज किसने की? तो सर्जन लुबाक ने की। सर्जन लुबाक ने नौ पाषाण काल की खोज कब की? तो 1865 ईस्वी में की। आपको ये सब याद रखना है। मानव द्वारा पालतू बनाए जाने वाला पहला पशु कौन था? तो कुत्ता था। यानी कि नौ पाषाण काल में मानव तो पशुपालन प्रारंभ कर दिया। नौ पाषाण काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया, लेकिन मानव द्वारा पालतू बनाए जाने वाला सबसे पहला पशु कौन था? तो वो था कुत्ता। कुत्ता मानव द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया था। नौ पाषाण काल में ही पहिए तथा मनके की खोज की गई। पहिए तथा मनके, मनका यहाँ पे होगा, पहिए तथा मनके की खोज की गई। कब? तो नौ पाषाण काल में। पशुपालन के साक्ष्य भारत में, यानी कि पशुपालन के साक्ष्य भारत में कब कहाँ से मिलते हैं? तो आदमगढ़ से मिलते हैं। आदमगढ़ से मिलते हैं। आदमगढ़ कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। बागौर भी एक जगह है जो राजस्थान में स्थित है। तो पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागौर से प्राप्त होते हैं। तो अब देखते हैं ताम्र पाषाण काल को। तो समझते हैं ताम्र पाषाण काल को। तो ताम्र पाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो यह प्रागैतिहासिक काल का सबसे अंतिम समय था। सबसे अंतिम समय प्रागैतिहासिक काल का क्या था? तो ताम्र पाषाण काल था। इस समय तांबे की खोज हुई। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट में ही बता दिया है कि ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज हुई। मानव द्वारा खोजी गई तांबा सबसे पहली धातु है। मानव द्वारा खोजी गई तांबा सबसे पहली धातु है। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज के कारण औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया। औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया यानी कि देखो, ताम्र पाषाण काल के पहले कोई भी धातु नहीं था। तो मानव जैसे चाहते थे वैसे जीवन बिताते थे। पत्थरों के औजार ले लिए, पत्थरों के औजार उतना सूटेबल नहीं हुआ करते थे, 2-3 दिन में घिस कर वो खत्म हो जाते थे। ताम्र पाषाण काल में उतना मानव एक्टिव नहीं थे। लेकिन जैसे ही तांबे की खोज हुई तो एक तो नए काल की निर्माण हुई ताम्र पाषाण काल की, और साथ साथ तांबे की खोज के कारण औद्योगिकरण प्रारंभ हुई। औद्योगिकरण का क्या अर्थ है? तो देखो,
अब धातु कोई मिलेगी तो उस धातु को चलाने के लिए कोई कई कारखाने चलेंगे, हथियार बनाने के लिए कई सारे मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि कहीं ना कहीं रोजगार भी बढ़ गया ताम्रपाषाण काल में और औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया, हथियार भी बनने लगे तांबे के। उसके बाद बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलने लगे, तांबे की बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगने लगी जो कि हथियारों का निर्माण करती थी, और बहुत सारे ऐसे काम होने लगे ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज के कारण। तो औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ ताम्रपाषाण काल में, और औद्योगिकरण के प्रारंभ से ही एक नई सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हो गया। अब सिंधु घाटी सभ्यता थी शहरी, ये तो ताम्रपाषाण काल थी ग्रामीण, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता हो गई थी शहरी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता चला जाता है आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, प्रागैतिहासिक काल इतना ही तक था, ताम्रपाषाण काल। अब सिंधु घाटी सभ्यता चला जाता है आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़े लिखे होने लगे, अब पढ़े लिखे होने लगे, लेकिन अभी तक उनका लिखावट पढ़ा नहीं जा सका है, वर्तमान में अभी तक उनका लिखावट पढ़ा नहीं जा सका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अभी मैंने आप लोगों के लिए एक नोट्स तैयार कर रखा है, उसको देख लेते हैं। नोट तैयार किया है, उससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक साल लगभग उससे एक क्वेश्चन आ ही जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो देख लेते हैं उसको भी। तो देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक तैयार कर रखा है नोट, यहाँ से बनते हैं मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन, तो आपको इसे नहीं छोड़ना है, आपको इसे एकदम याद रख लेना है। तो देखते हैं, सबसे पहले मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ एक जगह है जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। 7000 ईसा पूर्व मिले हैं कृषि के साक्ष्य। कृषि के साक्ष्य में क्या मिले हैं? तो जौ एवं गेहूं एक फसल है जो कि हमें बताते हैं कि कृषि होती थी 7000 ईसा पूर्व पहले भी, आपको ये याद रखना है। अब अगला है बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ है? तो कश्मीर में है। बुर्जहोम कश्मीर में है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। गर्तावास का मतलब हो गया कि भूमि के अंदर, भूमि के भीतर खुदाई करके उसमें आवास करना, यानी कि उसमें अपना घर बनाकर रहना, भूमि के अंदर घर बनाकर रहने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बुर्जहोम से। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से मालिक के साथ कुत्ते के भी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अब हो जाता है अगला है गुफकराल। गुफकराल कहाँ है? तो गुफकराल से यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। गुफकराल से मृदभांड का प्रमाण प्राप्त होता है। अब कोल्डिहवा को देखते हैं। तो कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ प्राप्त होता है? तो कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से कितना पुराना चावल मिला है? तो 6000 ईसा पूर्व पहले का चावल मिला है कोल्डिहवा से। तो अब आगे देखते हैं। अब बस 2 ही पॉइंट है, इसके बाद वीडियो खत्म ही हो जाएगा। तो देखते हैं अगला है चिराद। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिराद कहाँ है? तो बिहार में है। कहाँ पर? तो सारण में है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद से प्राप्त हुए हैं। अब हो जाता है दमदमा। यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं। दमदमा से क्या प्राप्त हुआ है? तो एक ही कब्र में, एक ही जगह पे ऐसे कब्र बनाया गया है और वहाँ पे खोदा गया था, तो उसी एक कब्र में 3 मानव के कंकाल मिले हैं। कहाँ से? तो दमदमा से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।